बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये केमिकल बॉन्डिंग हमने आज करना है। पहला सेगमेंट जो जिसमें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में थोड़ा सा जो है वो किया था। उसके बाद ये केमिकल बॉन्डिंग है, इसमें हमने आज जस्ट जो है वो ये देखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग जो है वो क्या होती है और बॉन्ड जो है वो क्यों बनता है। नेक्स्ट फिर जो है वो हम इसकी जो है वो टाइप्स करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। कि केमिकल बॉन्ड जो है वो क्या है। हमारे पास जो जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो है वो आप कह लें कि फ्री स्टेट में आपको जो है वो नहीं मिलेंगे। मैंने कि बहुत कम जो है वो फ्री स्टेट में मिलते हैं, जिसमें नोबल गैसेस आती हैं कि वो आपको फ्री स्टेट में मिलती हैं। सो एटम्स रियली अकर्स इन द फ्री स्टेट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। बहुत कम जो एटम्स हैं वो फ्री स्टेट में होते हैं। फ्री स्टेट क्या होती है? फ्री स्टेट ये होती है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन जो है कभी भी आपको H की फॉर्म में नहीं मिलेगा। इस तरह जो H अकेला यानी एक एटम, ये जब भी आपको मिलेगा ये आपको मिलेगा H2 की फॉर्म में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो दो जो एटम है हाइड्रोजन के वो कंबाइन होके एज ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। वैसे वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो किसी न किसी चीज के साथ रिएक्ट करेंगे, और अगर नहीं तो वो आपस में ही जो है वो H2 मॉलिक्यूल जो है वो उसमें वो उसका कंबाइन होके वो H2 मॉलिक्यूल जो है वो बना देंगे। इसी तरह आपने और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे Cl है, क्लोरीन है। तो ये Cl नेगेटिव जो है वो आप देखें तो एज ए फ्री स्टेट आपको Cl यानी या तो आयन बनेंगे या कोई बॉन्ड बन जाएगा। तो फ्री स्टेट का मतलब ये है कि जो आपका एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देते हैं, मसलन अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। सो 1s1 की फॉर्म में वो नहीं आपको मिलेगा। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो H पॉजिटिव आयन या तो बन जाएगा, या फिर वो हाइड्राइड बन जाएगा, या फिर वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा, यानी किसी न किसी चेन में वो जाएगा। तो ऑर्डिनरी हमारे पास जो इस तरह स्टेबल कंपाउंड है वो हमारे पास नोबल गैसेस हैं, जो कि स्टेबल होती हैं या फ्री स्टेट में जो है वो पाई जाती हैं। So, noble gases, which are chemically unreactive atoms of all other elements, have tendency to combine either with each other or with the atoms of other elements to form cluster or aggregates of atoms with डेफिनेट कंपोजिशन। ठीक है, हमारे पास नोबल गैसेस के अलावा, नोबल गैसेस क्योंकि नोबल गैसेस को हमने कहा कि वो अनरिएक्टिव हैं। अनरिएक्टिव मींस जो रिएक्शंस में हिस्सा नहीं लेती, और उसकी जो अभी हम फर्दर देखेंगे भी, लेकिन उसकी जो मेन रीजन है वो ये है कि फॉर एग्जांपल देखें हमारे पास हीलियम है He, ये आपको He की फॉर्म में मिलेगी, He2 की फॉर्म में नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये He की फॉर्म में अगर है तो ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है। तो उसकी वजह यह है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऐसी है कि उसके जो है वो शेल्स जो है वो कंप्लीट है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो ज़रूरत नहीं है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होने की वजह से ही हमारे पास जो नोबल गैसेस हैं या जितने भी हमारे पास नोबल गैसेस, वो पूरा जो ग्रुप है वो इसी वजह से जो है वो उनको नोबल कहते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि वो अनरिएक्टिव है। उसके अलावा जितने भी हमारे पास एलिमेंट है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होके जो है वो क्लस्टर्स बनाएंगे। क्लस्टर मींस के जो कंबाइन होके उनकी कॉम्बिनेशन कंबाइंड फॉर्म जो बनेगी, या एग्रीगेट्स यानी वो मिल के जो बनाते हैं उसको हम कहते हैं
एग्रीगेट्स ऑफ एटम्स, यानी अपने ही एटम्स उसके आपस में जो है वो कंबाइन होके एग्रीगेट्स बना देते हैं, यानी कंबाइन होके एक जैसे H है तो H2 है, इस तरह जो है वो सारे H2 जो है वो होंगे। सो इनकी एक डेफिनेट कंपोजिशन भी होगी। ऐसा नहीं है कि कोई H2 बन गया, कोई H3 बन गया, कोई H4 बन गया, ऐसा नहीं है। एक कंपोजिशन होगी, और वो कंपोजिशन ये है कि जैसे हमने H2 की बात की, इसमें एक हाइड्रोजन और एक, यानी दो ही हाइड्रोजन्स आएंगे। ऐसा नहीं होता कि H3 बन जाए या H4। सो जो भी हमारे पास बनेगा उसकी एक कंपोजिशन होगी, जो भी मॉलिक्यूल बनेगा, जो भी हमारे पास ये होंगे। A cluster formed may be either a molecule or an ion. क्लस्टर जो बनता है वो या तो मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे हमने ये कहा कि हमारे पास ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, या फिर वो कोई आयन बनेगा। आयन की एग्जांपल आप सोडियम की ले लें। हमारे पास जो सोडियम है वो फ्री स्टेट में जो है वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। सोडियम मेटल जो है इसको अगर आप प्योरली अगर देखें भी, मसलन ये हमें मिलती है, हम इसके रिएक्शन करते हैं, लेकिन वो ऐसे ऐसा आप उसको नहीं छोड़ सकते। यानी आप इवन देन के एयर के साथ जो है वो ये रिएक्ट करती है, और ये हमारे पास सोडियम जो आयन है Na+, अगर इस फॉर्म में हो तो फिर ये एग्जिस्ट जो है वो इजीली कर जाती है। तो इसमें सोडियम क्लोराइड है, जो सही हम उसको देखें उसके सोल्यूशन फॉर्म में, वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस जो है वो उसके बनते हैं। तो Na जो है वो एज सच एग्जिस्ट नहीं करती फ्री स्टेट में। उसको अगर हमें रखना भी हो तो हमें कोई ना कोई उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। स्पेशली जो है इसको कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, ताकि इसको जो है वो एयर से और उससे जो है वो वाटर, एक्चुअली एयर में भी जो मॉइस्चर है उससे ये रिएक्ट करती है, या हमारे पास ऑक्सीजन भी है। तो ये हमने इसको बचाना होता है कि ये इन कांटेक्ट ना हो विद एयर और मॉइस्चर। तो फ्री स्टेट में ये नहीं होती। तो जो हमारे पास क्लस्टर्स होंगे वो या तो फिर आयन बन जाएंगे या फिर मॉलिक्यूल बन जाएंगे, जैसे हमने H2 की बात की। और जो अट्रैक्शन होती है बिटवीन एटम्स फॉर्म द क्लस्टर्स कार्ड केमिकल बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनको कंबाइन करती है, या जो इनमें इन मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन करके रखती है, उसी को जो है वो हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। वो किसी टाइप का भी हो, लेकिन एट द एंड जो उसने हमारे पास रिजल्ट उसका यही होता है कि वो दोनों कंबाइंड फॉर्म में जो है वो हमारे पास एटम्स होते हैं। सो अ केमिकल बॉन्ड is defined as the attractive force that holds two or more atoms together in a molecule or an ion। यानी आयनिक फॉर्म में भी अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे बहुत सारे आयन जो हमारे पास सिंगल नहीं होते, जैसे SO4 है, SO4 यानी सल्फेट आयन है, नाइट्रेट आयन है। तो ये आयन्स जो है वो आयनिक फॉर्म में स्टेबल हैं हमारे पास। तो जो भी आयन है या जो भी हमारे पास एक स्टेबल कंपाउंड है जिस उसमें एक बॉन्डिंग कंडीशन में होगा, तो केमिकल बॉन्ड को हम सिंपली ये कहते हैं कि ये एक्चुअली क्या है, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को आपस में होल्ड करके, दो या दो से ज्यादा एटम्स को सॉरी आपस में जो है वो होल्ड करके रखती है, उनको आपस में कंबाइंड रखती है, चाहे वो कोई मॉलिक्यूल फॉर्म हो, चाहे वो कोई आयनिक फॉर्म हो। हाँ ओके, व्हाई डू एटम्स कंबाइन। नेक्स्ट जो हमारा है ये हम देखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग की जो है वो काज क्या है, क्या वजह है कि केमिकल बॉन्ड बनता है। इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट हमारे पास इसकी हैं, लेकिन हम जो है वो यानी कि इसकी अभी तो एक ये है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है बिटवीन एटम्स वो कैसे एक्ट करती हैं। सेकेंडली हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। थर्ड जो है वो एनर्जी होता है कि इसमें आपकी एनर्जी जो है वो केमिकल्स की जो बॉन्डिंग एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी वगैरह, उसका क्या रोल है। तो हम जो है वो फर्स्ट टू जो है वो डिस्कस करेंगे
कि नंबर वन जो है हमारे पास नेट जो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन एटम्स, ये जो है ये क्या है? एटम्स कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स में हमारे पास जो हम कहते हैं कि जी ये उसका जो हमने लिखा होता है कि जी ये पॉजिटिव है और ये ऊपर उसके जो शेल्स हैं इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव जो है वो लगाते हैं। ठीक है, तो वो क्यों है पॉजिटिव हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि न्यूक्लियस जो है इसमें प्रोटॉन्स होते हैं, उसी वजह से ये पॉजिटिव होता है। सो स्ट्रांगली पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये अराउंड द न्यूक्लियस होते हैं। व्हेन टू एटम्स कम क्लोजर टू कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन देम, द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिगिन टू ऑपरेट बिटवीन देम। अब हमारे पास एक ये है और सेकंड हमारे पास फॉर एग्जांपल जो है वो कोई और न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द जो है हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनमें हम ये नहीं कह सकते कि फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इनमें सारी फोर्सेस होंगी। मसलन ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस फोर्स सेम चार्जेस हैं, इस तरह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जो है ये ऑपोजिट है। तो ये डिफरेंट इसमें फोर्सेस होंगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगी जो एक्ट करेगी और इनके दरमियान जो है वो स्टार्ट होंगी। द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम एंड द न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम। जो अपोजिट होंगे इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम एंड द न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम, ये अट्रैक्टिव होंगी। रिपल्सिव फोर्सेस आर बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सेम नेगेटिव नेगेटिव होंगे उनमें रिपल्शन होगी। और हमारे पास जो न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स हैं यानी पॉजिटिव पॉजिटिव जो है इनमें भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। ये हमारे पास इमेज है, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है और ये जो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, यानी ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरह ये सेकंड एटम है। अब जो हमारे पास अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं? न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है ये दोनों क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इसी तरह इसके इलेक्ट्रॉन और इसके पॉजिटिव जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो है इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें भी फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ जो है वो रिपल्शन ही होगी। ठीक है, तो सिंपली ये है कि जब हमारे पास एक एटम जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है कि उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनमें जब हम दोनों को करीब लेके आएंगे तो सिमिलर चार्जेस में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी और जो अपोजिट चार्जेस हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो होगी। So when the two atoms approach closer to each other, these forces counteract each other. The net result of these forces may either be the attraction or repulsion between the atoms. अब हमारे पास जब इनको हम कंबाइन करेंगे या जो जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे, जिसमें हमने कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है, लेकिन एट द एंड क्या होगा कि एक हमारे पास नेट फोर्स आएगी। वो नेट फोर्स जो है वो दो तरह की होगी। वो नेट फोर्स या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फिर वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, क्योंकि ये सारी फोर्सेस जो हैं वो जब हम इनको करेंगे तो नेट फोर्सेस भी हमने देखनी है कि ओवरऑल जो है वो यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है या रिपल्शन हो रही है। फॉर एग्जांपल आप देखें ना कि हमारे पास अगर वो उसमें मल्टीपल अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्सेस हैं, अगर वो मॉलिक्यूल्स आपस में उनमें अट्रैक्शन है तो मींस कि हमारे पास नेट फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है, और अगर वो रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को एटम्स जो है वो उनमें रिपल्शन है तो फिर नेट फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन ही होगी। तो इसमें हम जो है वो देखेंगे इफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस becomes dominant over the repulsive forces, the net result is the attraction between the atoms and they combine together to form a chemical bond between them. uh, अगर वो हमारे पास जो फोर्स है वो जो रिपल्सिव फोर्स है
वो डोमिनेंट आ जाती है। और डोमिनेंट मींस कि अगर ओवरऑल अगर हम सारी फोर्सेस को कंबाइन करें तो उनका जो नेट उसकी जो नेट फोर्स है वो अगर रिपल्सिव आ रही है, ठीक है, सॉरी, अगर वो अट्रैक्टिव आ रही है यानी नेट रिजल्ट जो है वो अट्रैक्शन है, तो फिर ये मालिक्यूल्स जो हैं वो कंबाइन हो जाएंगे, मेसस में जो है केमिकल बॉन्ड हो जाएगा, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, और केमिकल जो है वो मालिक्यूल्स जो है वो बनेंगे, यानी एटम्स जो है वो कंबाइन हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, if the repulsive forces become dominant over the attractive forces, atoms do not combine and hence no chemical bond is established between them। और अगर जो है वो attractive forces की बजाय repulsive forces dominant होती हैं, यानी net result जो है वो force of repulsion है, तो फिर हमारे पास ये एटम्स इस तरह के जो है वो कंबाइन नहीं होंगे और उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हाइड्रोजन जो है, इसमें नेट फोर्स जो है वो, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो हाइड्रोजन एटम है, इनमें देखें कि इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे, तो ये इनकी जो नेट फोर्स जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो नेट हमारे पास जो फोर्स इसमें आती है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो होगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल बॉन्ड जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। लेकिन इसके मुकाबले में जैसे हमने पहले भी देखा कि हमारे पास जो He है, हीलियम है, हीलियम के दो एटम्स जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो यहाँ पे He2 की फॉर्मेशन नहीं होती, He2 की फॉर्मेशन नहीं होती। और उसकी वजह क्या है कि इन दोनों की जो नेट रिजल्ट फोर्सेस हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है, और उस वजह से हमारे पास फिर He2 जो है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि He जो है वो जो है वो एटम एटॉमिक फॉर्म में जो है वो रहता है और वो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन वहां पे नहीं होती। सेकंड हमारे पास जो रीजन है कि इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड क्यों बनते हैं वो ऑक्टेट रूल है, या रूल ऑफ 8 भी हम इसको कहते हैं, या हम इसको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी और ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंसी भी जो है वो कहते हैं। ये सारे इसके नाम हैं, यानी ऑक्टेट रूल आप कहते हैं, रूल ऑफ 8 भी इसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी और ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंसी भी इसको कहते हैं। ये तीन जो थे, लेविस हो गया, कॉसल एंड लैंगमेयर, इन्होंने जो है वो 1960 में सबसे पहले जो है वो इसको एक्सप्लेन 1916 में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, व्हाई एटम्स कंबाइन टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि हमारे पास जो एटम जो है वो क्यों जो है वो कंबाइन होते हैं, और इसके लिए उसने फिर उन्होंने जो है वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो देखा। जैसे ये देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है, ये सारी नोबल गैसेस हैं। अब उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन की, उन्होंने देखा कि नोबल गैसेस जो हैं ये रिएक्ट नहीं करती, बाकी जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने फिर जो है वो कोरिलेट किया और उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास नोबल गैसेस की है, बाकी भी जो है वो उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्चुअली जो है वो आना चाहते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये एक स्टेबल बैलेंस्ड जो है वो केमिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉरी जो है वो होती है। तो इसमें आप देखें हमारे पास हीलियम जो है इसके 1s2 2s2 सॉरी 1s2 ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो हमारे पास ये पेयर कंप्लीट है इसका, इसमें और इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब इसके अलावा हीलियम के अलावा अगर आप नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये जो नीचे हमारे पास बाकी सारे हैं, इनमें अगर आप देखें तो हर एक के एंड पे आपको 8 नजर आएगा। ये 8 क्या है? ये वैलेंस शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल है। ये उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यानी आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब में ही ये है। हीलियम जो है थोड़ा केस
और है, इसको फर्स्ट ग्रुप में आता है, इसमें 2 जो है वो होते हैं। बाकी जितने भी आपको देखें सारे के सारे जो है वो इनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। Okay, they assume that since the atoms of noble gases do not normally react with other atoms to form compounds, it is reasonable to assume that the outermost shell configuration of atoms of noble gases is stable configuration of 8 electrons, which they called an octet. अब यही जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये उन्होंने चीज देखी कि नोबल गैसेस क्यों नहीं रिएक्ट करती, तो उन्होंने नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी उसी को बेस बनाया और इस थ्योरी को, जो ऑक्टेट रूल जो है, उसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो नोबल गैसेस जो है वो रिएक्ट नहीं करती, तो उसकी वजह ये है कि उनके सबके जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट हैं, यानी उनके जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं, उनके जो वैलेंस शेल है उनमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और उसी को फिर उन्होंने ऑक्टेट का नाम दिया कि 8 मींस के वहाँ पे ऑक्टा हम 8 को कहते हैं एक्चुअली, तो ऑक्टेट मींस 8 जो है वो इलेक्ट्रॉन उसके जो है वो कंप्लीट, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। दे आल्सो कंक्लूडेड दैट द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ हीलियम called duplet is also as stable as an octet present in other noble gases। ठीक है, ऑक्टेट के साथ साथ उन्होंने एक डुप्लेट का कंसेप्ट भी दिया। वो किस लिए? क्योंकि हीलियम जो है उसके 2 हैं, इसी तरह हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है उसके उसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट होते हैं H2 में, और हीलियम के भी ऑलरेडी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में आते हैं। जब हाइड्रोजन बनती है H2 तो उसके भी आउटर मोस्ट शेल में मॉलिक्यूल में 2 ही इलेक्ट्रॉन जो वो कंप्लीट होते हैं। पहले एक होता है, कंबाइन होकर वो 2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह ऑक्टेट जो है जिनके आउटमोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं वो भी स्टेबल होंगे, और जिनके 2 होंगे वो भी जो है वो स्टेबल होंगे। Since the octet of electron is so stable in the gases, one can reasonably assume that when atoms of other elements combine to form a molecule, the electrons in their outermost orbits are arranged between themselves in such a way that they achieve an octet of electrons which is stable, and thus a chemical bond is established between the atoms। अब उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्चुअली बाकी जितने भी हमारे पास एटम्स हैं वो सारे के सारे एक्चुअली इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, या आप कह लें कि इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए उनमें जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो होती है। अब इसमें एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, जो एग्जाम्पल हम पहले भी कई बार कर चुके हैं सोडियम क्लोराइड की, हमें देखें इसमें जो Na है इसमें Na पॉजिटिव फॉर्मेशन होती है, और Na पॉजिटिव फॉर्मेशन जो है ये क्यों होती है? क्यों पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक रिलीज होता है। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास जो Cl है, Cl जो है Cl नेगेटिव में जो है वो कन्वर्ट होता है, और ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो सोडियम से रिलीज हुआ है वो एक्चुअली क्लोरीन में ऐड होता है, क्लोरीन इसको एक्सेप्ट करता है। अब इन दोनों केसेस में आप देखें तो सोडियम जो है इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये 1s2, उसके बाद 2s2 और 2p 2p6, 1s2 2s2 और 2p6, ये कितने हो गए? 10। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक जो है फिर हमारे पास 3s1 आ जाएगा। अब आप देखें इसका ये 3 वाला जो है ये आउटर मोस्ट शेल है इसका, या इसको हम, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल है, या इसको जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता है, ये वही इलेक्ट्रॉन है जो 3s में है। अगर ये यहां से निकल जाए तो हमारे पास ये शेल जो है वो अब नहीं रहेगा, तो अब हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल बचेगा वो ये 2 वाला होगा।
तो इसमें आप देखें ये 2 है, 2s2 2p6 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके आउटर में कंप्लीट हो गए। तो जो सोडियम है वो एक्चुअली सोडियम आयन में इसलिए कन्वर्ट हुआ कि उसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो कंप्लीट करने थे, वो उसने गेन की अपनी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सेकंड जो हमारे पास है वो क्लोरीन है। क्लोरीन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अगर देखें, ओके, इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, जो हमारे पास क्लोरीन है इसकी, तो ये हमारे पास होती है 1s2 2s2 2p6 और इसके बाद इसमें होते हैं थर्ड, इसका जो शेल है 3s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसी तरह 3 जो p है इसमें इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होते हैं। अब अगर आप देखें तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो हमारे पास ये है 3 वाला और इसमें 5 + 2 यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करनी है। इसके पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो ये है कि ये जो हमारा 3 है ये खत्म हो जाए, मींस यहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव हो जाएं, तो पीछे जो ये 2 बनता है ये 6 + 2 यानी 8, उसके सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करने के बजाय एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर ले, तो यहाँ पे जो P6 है ये कन्वर्ट हो जाए, सॉरी जो P5 है ये P6 में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर भी इसके जो है वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लिया है वो एक्चुअली एक्सेप्ट किया है वो इसीलिए है। ठीक है, तो आफ्टर एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, वो सारी पीछे से वही होगी, लेकिन 3s2 और 3p6 जो है वो हो जाएगी। अब इस तरह इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ऑक्टेट जो है इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसने अब हम जो कहते हैं कि जी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, इसने जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सोडियम के केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसने कंप्लीट की थी वो की है नियॉन वाली। अगर आप नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें पिछली स्लाइड पे तो वो आपको मिलेगी, उसमें 2 8 है। 2 8 मींस के फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने गेन की। और इसने जो है जो क्लोरीन है इसने ऑर्गन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पे ऑर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने गेन की। ऑर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये है कि 1s2 है, 2s2 में जो है उसके 8 हैं और 3 में भी जो 8 हैं। तो Cl नेगेटिव जो है इसने एक्चुअली ऑर्गन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, और जो Na पॉजिटिव है इसने नियॉन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो गेन की। तो ये एक्चुअली उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो मॉलिक्यूल्स जो हैं ये जब इनमें बॉन्डिंग होती है तो वो एक्चुअली क्या करते हैं, वो जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारे जो मॉलिक्यूल्स जो सॉरी जो नोबल गैसेस हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन को वो गेन करते हैं, मींस के उस कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहते हैं। और वो क्यों है, क्योंकि वो सारे स्टेबल हैं तो ये भी जो है वो स्टेबल ही होना चाहते हैं। एक्चुअली सारा जो है केमिकल बॉन्डिंग, जो बॉन्ड बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं, रिएक्शंस होते हैं, ये सारा जो आप कह लें कि एक जो है वो स्टेबिलिटी के लिए है। हर एक जो है वो स्टेबल होना चाहता है। इसी तरह मॉलिक्यूल्स एटम्स जो है वो भी स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो जाते हैं। तो जिस तरफ जो है वो स्टेबल होगा वहां पे जाके वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो या आयनिक फॉर्म में हो, वो जहाँ पे वो स्टेबल होगा वो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो गेन करेगा।
Okay, the tendency of atoms to have 8 electrons in their outermost shell is known as octet rule or rule of 8. Since helium atoms has only 2 electrons, this rule is called doublet rule or rule of 2 in case of helium. Octet rule was given in the form of theory which is known as octet theory of valency or electronic theory of valency. ये सारी हमने पीछे जो बातें की थी वो ये in the formation of a chemical bond. Atoms interact with each other by losing, gaining, or sharing of electrons so as to acquire a stable outer shell of 8 electrons. ओके जो हमने ये कि जैसे जो हमने अभी एग्जांपल्स की और मैंने आपको बताया कि यही एक्चुअली रीजन है कि जो केमिकल बॉन्ड है वो क्यों बनता है क्योंकि एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसमें फिर वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज करते हैं या गेन करते हैं लेकिन वो दोनों काम किस लिए होते हैं इसमें लूज करेंगे गेन करेंगे या शेयर करेंगे यानी जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें ये शेयरिंग भी होगी जैसे H2 मॉलिक्यूल है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं so as to acquire a stable outer shell of 8 electrons तो हाइड्रोजन की एग्जांपल आप देख लें अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 1s1 होती है ठीक है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है अब ये 1s1 जो है इसने क्या करना है ये या तो 8 तो नहीं ये हो सकता सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेके ये अपना डबलेट जो है कंप्लीट करता है या रूल ऑफ 2 जो है इसके ऊपर अप्लाई होता है तो इसमें इसी तरह होगा कि एक और प्लस सेकंड जो हाइड्रोजन आएगा उसकी भी 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो ये दोनों जो है वो कंबाइन होके H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे और ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपस में शेयर करेंगे इस तरह जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 1s2 होगी बाय शेयरिंग और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी 1s2 हो जाएगी इन दोनों की जर्नी शेयरिंग के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो फिर ये इनका डबलेट जो है वो कंप्लीट होगा सो द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी जो हम कहते हैं इसको हम अगर इनके जो पॉइंट्स हैं वो देखें एटम्स विद 8 electrons इन द आउटर मोस्ट शेल और 2 in case of helium यानी 8 या 2 in case of helium are chemically stable and hence are incapable of chemical combination यानी ऐसे एटम्स जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं या जिनके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन उनके आउटरमोस्ट शेल में कंप्लीट हैं वो जो है वो केमिकली स्टेबल हैं वो रिएक्शन नहीं करते उनमें कैपेसिटी नहीं है कि वो केमिकली एक दूसरे के साथ जो है वो कंबाइन हो An atom having less than 8 electrons in its outermost shell is chemically active. अब कौन से कंपाउंड्स एक्टिव होंगे या रिएक्ट करेंगे जिनमें लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे okay and hence a tendency to combine with other atoms और वही जो हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे the atoms possessing less than 4 electrons in their ultimate shell usually tend to lose them while those having more than 4 electron in outermost shell tend to gain the electron during the chemical combination or bond formation to attain stable configuration of the nearest inert gas. Nearest inert gas configuration क्या होती है कि जिसके करीब जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हमने सोडियम में कहा कि वो सोडियम जो है वो मैक्सिमम नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर सकता है उसने नियॉन की क्लोरीन जो था वो मैक्सिमम जो उसमें उसके नियर आ रही थी यानी नियर आने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके करीब है सोडियम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो नियॉन के करीब थे क्लोरीन के जो थे वो आर्गन के करीब थे इसलिए जो है वो उसने नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ली जो क्लोरीन है उसने आर्गन की कर ली अब इसमें एक और बात है जो हम कह रहे हैं कि लूज और गेन ये कैसे होगा तो मोस्टली ये होता है कि हमारे पास अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेस देन 4 हों यानी 4 से आउटर मोस्ट जो शेल है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे थे जो वैलेंस शेल है उसमें अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके यानी अगर इस तरह की कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो 1s2 2 ये सॉरी s2 और p2 वाली यानी 4 से ज्यादा
सॉरी 4 से अगर कम है, यानी S2 है, P में 1 है, इस तरह की जो कॉन्फ़िगरेशन है, तो फिर ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये +3 वैलेंसी में चला जाएगा, जैसे Al3 है, 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है तो फिर मोस्टली ये होगा कि वो इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी वो -3 जो है उसमें चला जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अटेन करेगा, जो भी उसकी नियरेस्ट होगी। Atoms combine chemically as a result of transferring of electron from the outermost shell of one atom to that of the other, or by sharing one, two, or three electrons pairs between the valence shell of the both combining atoms. The transfer of electron or sharing of electron pair give a stable configuration of 8 electrons to the valence shell of both the atoms। यानी ये वही बात कि या तो वो फिर कंबाइन जो एटम्स होंगे या तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर मींस कि एक गेन करेगा एक लूज करेगा, या फिर जो है उनमें शेयरिंग होगी। ये दोनों एग्जांपल्स हमने पहले की हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम फॉर transfer or sharing its electron pairs is a measure of its chemical activity। ठीक, अब जितनी जिसमें कैपेसिटी होगी वही उसकी केमिकल एक्टिविटी की मेजरमेंट होगी। मींस कि जिसमें शेयरिंग की टेंडेंसी है वो शेयर करेगा, जैसे हमने कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर लेस देन 4 होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और अगर वो मोर देन 4 होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो नेगेटिव आयन बना देगा, जो लूज करेगा वो पॉजिटिव आयन बना देगा। ठीक है, और इसी तरह अगर 4 है जैसे कार्बन है तो आपको पता है सारे उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, शेयरिंग के साथ जो वो बनते हैं। तो जिसकी जो कैपेसिटी है वो उस हिसाब से वो जो है वो बॉन्डिंग करेगा, उस हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा या शेयर करेगा। और यही उसकी जो है वो केमिकल रिएक्टिविटी की मैयर है कि वो कितना केमिकली रिएक्टिव है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की कैपेसिटी है, कितनी जो है वो लूज करने की कैपेसिटी है, या वो कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेगा। उसी तरह उसकी केमिकल बॉन्डिंग होगी कि वो उसका बॉन्ड जो है वो आयनिक बनता है, उसका बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बनता है, डबल बनता है, सिंगल है या ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो ये सारी जो है वो एक्टिविटीज जो है केमिकल एक्टिविटी उसकी उसके इसी टेंडेंसी के ऊपर बेस करेगी कि वो किस तरह जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है। एट द लास्ट हमारे पास ये है कि हाउ डू एटम्स कंबाइन। The process by which the atoms of elements rearrange their outermost shell electrons to get right 8 electron outermost shell configuration, which is a stable configuration, take place in the following ways. In this way, the transfer of one or more electron from the valence shell of an atom to a valence shell of another atom take place. This is the formation of ionic bond। यानी अ, अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, यानी एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा जो है ये इलेक्ट्रॉन को उसको लेके यानी एक नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में जो है वो कन्वर्ट होते हैं, तो फिर ये हमारे पास क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। सेकंड जो हमारे पास है, इन दिस वे 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑफ वैलेंस शेल ऑफ बोथ द कंबाइनिंग एटम्स आर शेयर्ड बिटवीन देम। अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है उनमें शेयर होते हैं, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर में बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बोथ द एटम्स, तो ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और मे बी कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इसमें देखें फर्स्ट क्या है, आयनिक आयनिक बॉन्ड जो है, आयनिक बॉन्ड के केस में क्या होगा, ये हमने एग्जांपल पहले भी की, सोडियम प्लस Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है जी, ये हमारे पास NaCl बनेगा। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें फर्क ये है,
फॉर एग्जांपल हमारे पास ए और बी दो हैं, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इन्होंने बनाया कोवलेंट बॉन्ड जो कि ए बी बॉन्ड होगा। ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है। सेकंड जो हमारे पास है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के केस में ये होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के केस में ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम ए है, एक जो है वो बी है, इनमें बॉन्ड जो है वो बना हुआ है, वो ए बी कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग डिफरेंट है। शेयरिंग ये है कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं वो ए ने ही किए हुए हैं और इसने दोनों जो है वो एक्सेप्ट किए हुए हैं। इस तरह की अगर शेयरिंग होगी तो उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, और अगर जो है वो इक्विवेलेंट शेयरिंग होगी तो उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कहते हैं। तो ये जो है आगे हम इसकी जो टाइप्स हैं जिसमें आयनिक है, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, इनकी टाइप्स जो है वो हमने नेक्स्ट करनी है इंशाल्लाह। उसमें फिर जो है मजीद इसकी डिटेल जो है वो आएगी। तो आज जो है वो फिलहाल हमारा यही था कि जो केमिकल बॉन्डिंग जो है वो क्या है, केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, क्यों जो है वो एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं।